मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जीके से एक और उपयोगी वीडियो में मैं विनोद आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। टॉपिक है मेरा प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत से उन सभी उपयोगी सवालों को कवर कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहला सवाल देखिए बिना समय गवाए, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उस पुस्तक का नाम क्या है और किसने उस पुस्तक को लिखा है? जरा बताएंगे आप लोग। पंचतंत्र, हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम या कथा सरित सागर? तो इनमें से पुस्तक है वो पंचतंत्र। ये पुस्तक विष्णु शर्मा जी की है और इस पुस्तक का 40 तो विदेशी भाषाओं में और 15 इंडियन लैंग्वेज में अनुवाद किया जा चुका है। सवाल नंबर 2 देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है आखिर? आप लोगों से पूछे तो कि आखिर ये जो न्यूमिस्मेटिक्स है आखिर ये क्या है? तो देखिए याद रखिएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यू, है ना, पहले न्यू फिर मीस, है ना, मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए। मालती माधव के लेखक का नाम क्या है? एसएससी स्टेनोग्राफर ने पूछा था 2011 में, उसके बाद में भी पूछा जा चुका है। तो नाम है मालती माधव के लेखक का भभूति। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में वैधय, है ना, वोधय पूछ सकता है, वोधय कौन था, बुद्धय कौन था? ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में वोधय कौन था? एक गणतांत्रिक जनजाति, है ना, गणतांत्रिक जनजाति, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? देखिए अगर मैं बात करता हूं कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम अनाज प्रयोग में लाए गए तो वो गेहूं व जौ, और इसमें भी जौ सबसे पहले था। याद रखना। सबसे पहले पालतू पशु कौन बनाया? तो दोस्त याद रखना, कुत्ता को सबसे पहले पालतू पशु बनाया। मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई? तो लोहा धातु सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। आगे, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कौन सी धारणाएं? कर्मवाद का सिद्धांत, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ऑप्शन बी। ये तीनों में समानता है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्मों में। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी दोस्त, याद रखना। लेकिन इसे ध्वस्त कराया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन सी ठीक है। आगे बढ़िए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो सबसे पहले कौन आया था दोस्त? याद रखना, मैगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। ये सबसे पहले भारत में आया था दोस्त। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो कौन सा था? तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, कौशाम्बी विद्या का केंद्र नहीं था, ऑप्शन ए इसमें से अलग हो जाएगा। आगे बढ़िए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसकी अभिलेख से मिलता है ना? तो याद रखना सही आंसर जाएगा रुद्र दमन के अभिलेख से। रुद्र दमन के अभिलेख से प्राचीनतम नमूना मिलता है, याद रखना, काव्य शैली का। शून्य की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बताया था गुप्त काल में शून्य की खोज हुई थी। स्वर्ण युग इसीलिए बोलते हैं उसे, लेकिन आर्यभट्ट ने की थी, याद रखो, शून्य की खोज, ऑप्शन सी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ताम्राश्म या फिर ताम्रपाषाण काल, जिसे कैथोलिक एज भी कहा जाता है, इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस तरीके से दफनाते थे मृतकों के घर के फर्श के नीचे महाराष्ट्र के लोग? तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़िए। भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? या भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, जो गुफाओं में शैल चित्र बने हुए, उसके लिए। एमपी में है ये।
आगे बढ़ते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो देखिए, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु मैंने लोहा बताया था ना आपको, गलत बताया था लोहा, ठीक है ना। सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था मानव ने, बी ऑप्शन ठीक है ना। नॉलेज टेस्ट। आगे, हितोपदेश के लेखक का नाम क्या है? मैं उस समय आपका टेस्ट लेना चाह रहा था, ये मत सोचिएगा कि मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही सेट किए हैं, है ना। क्वेश्चन किसी और ने नहीं बनाए, जब क्वेश्चन मैंने सेट किए तो मुझे मालूम तो था, लेकिन आप लोगों के लिए बोला था कि आप लोग पकड़ पाते कि नहीं। हितोपदेश के लेखक का नाम क्या है अगर आप लोगों से पूछे तो? नारायण पंडित, ऑप्शन सी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना, देखिए नाट्य शास्त्र इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको रसों की संख्या 8 रखी गई है इसमें नाट्य शास्त्र में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जा सकता है? तो कौन सा नवीनतम, मानव को कौन सा नवीनतम समझा जा सकता है? तो वह है क्रो मैग्नन मानव, इसे नवीनतम मानव माना गया है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पिता के रूप में जो पदवी सही अर्थों में किससे दी जा सकती है? इतिहास का पिता किसे कहा जा सकता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ल कैथोलिक एज, है ना, निम्नलिखित में से किसे चार्ल कैथोलिक एज कहा जाता है? दोस्तों तो मैंने थोड़े समय पहले पढ़ाया था आपको, वो अलग था, लेकिन ये चार्ल कैथोलिक एज है, तो ये ताम्र पाषाण युग से जाएगा संबंध, इसका सी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़िए, अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए, पूछा जा सकता है, ये कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। अगला सवाल, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो याद रखना, सिंधु व झेलम नदी, है ना, सिंधु व झेलम के बीच स्थित था प्राचीन नगर तक्षशिला, अब पाकिस्तान में, वर्तमान में। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना, चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी ठीक है, इसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे, पुरापाषाण काल में आदि मानव की मनोरंजन के साधन क्या थे? है ना, याद रखना, शिकार मनोरंजन का प्रमुख साधन था, ऑप्शन सी ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी चार्ल कैथोलिक एज, है ना, चार्ल कैथोलिक एज किसे कहा जाता है? और अभी तो बताया था मैंने, ताम्रपाषाण युग को चार्ल कैथोलिक एज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था? ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, किसके लिए फेमस था? बौद्ध दर्शन के लिए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में पूछे तो खरोष्टी लिपि थी, जो लिपि दाएं से बाएं अर्थात इधर से इधर लिखी जाती थी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो कौन सा निगम था इसमें से? मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अशोक अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाने गए, ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला सवाल है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो प्राचीन यानी आधुनिक तो देवनागरी, लेकिन पहला रूप क्या था? तो पहला रूप था दोस्त ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 31 देखिए, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो याद रखना, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच ये घनिष्ठ व्यापार था, इसकी सूचना किसकी खुदाई के बाद मिली थी? तो अरिकमेणु की खुदाई के बाद ये चीज प्राप्त हुई थी। सवाल नंबर 32, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक की धम्म नीति का जो मुख्य सिद्धांत था वो स्वयं पर नियंत्रण करना था, यानी सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 बीसी के बाद में कभी युद्ध नहीं किया था। फिर अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी बताया था मैंने, 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था और पढ़ने वाला था जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन ए।
आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया? तो कौन सा अभिलेख था? देखिए, शाहबाजगढ़ी का अभिलेख था जो खरोष्ठी लिपि में था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का ही उल्लेख मिलता है? तो ये अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलेगा दोस्तों? तो याद रखना, ये मास्की अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन सी ठीक है। 35 सवालों की बहुमूल्य वीडियो थी, बहुत कम समय मैंने आप लोगों को कवर करा दिया ये। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।